हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनर बॉय हैरी में। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन मूवी रेंजर्स एंड द टेंपल ऑफ द सी। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पानी में एक अजीब सी चीज तैर रही होती है। फिर एक सबमरीन आती है और उसे उठा ले जाती है। वहाँ पे हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखता है। उसका नाम होता है फैंटम द पैरेट। वो बिजनेस पर्पस के लिए प्राचीन चीज़ों को चुराता है। तभी उसी का एक साथी उसी की आंखों के सामने उस चीज़ को चुरा लेता है। और मैं उस कैरेक्टर के बारे में आपको बता दूं कि उस कैरेक्टर का नाम है जैक जॉकी वॉकर, जो एक पोकेमोन रेंजर होता है। और पोकेमोन रेंजर का काम होता है पोकेमोन और प्राचीन चीज़ों को बचाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐश और उनके दोस्त सफर पे चल रहे हुए दिखाए जाते हैं, जिन्हें भूख और प्यास लगी हुई रहती है। तभी ऐश को दिखता है कि एक पानी का गुब्बारा हवा में तैर रहा होता है। जैसे वो उस चीज़ के पास जाते हैं, हमें वहाँ पे एक कैरेक्टर दिखती है। उस कैरेक्टर के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, उसका नाम मारिया है, जो एक पोकेमोन रेंजर की साथी है। हमें दिखाया जाता है कि वो वाटर पोकेमोन और साइकिंग पोकेमोन की मदद से पानी के गुब्बारे हवा में उड़ा रही होती है। तब हमें मारिया के कुछ परिवार दिखते हैं, जिसमें मारिया के दादाजी, मारिया की मॉम, मारिया के डैड दिखते हैं। एक दूसरे के इंट्रोडक्शन के बाद मारिया उसे अपना टाउन दिखाने लगती है और हमें वहाँ पे सभी टीम रॉकेट दिखाए जाते हैं, जो उन बच्चों पे नज़र रख रहे होते हैं। टाउन घूमते वक्त हमें एक जोकर दिखाया जाता है, जो मारिया को एक फर्स्ट टाइम में हमने जो चीज़ देखी थी वो चीज़ देता हुआ दिखता है। फिर टीम रॉकेट उस चीज़ को देख लेती है और उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती रहती है। फिर रात का समय होता है और सब सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और हमें दिखता है कि ऐश और उनके दोस्त मारिया और उनके परिवार की हेल्प कर रहे होते हैं। इस बीच टीम रॉकेट उनका फ़ायदा उठाते हुए उनके कमरे में जाके उस चीज़ को चुराने लग जाते हैं। जैसे वो उस चीज़ को एक साथ छूते हैं, उन तीनों का एक दूसरे की बॉडी से सोल बदल जाता है। जैसी मियाउथ बन जाती है, मियाउथ जेम्स बन जाता है और जेम्स जेसी बन जाती है। फिर वो सब जब आ रहे होते हैं, ऐश उन्हें देख लेता है और टीम रॉकेट इस बीच भागने लग जाती है और अपने उड़ने वाले गुब्बारे में उड़ जाती है। तभी अचानक से वो जोकर हमें दोबारा दिखता है और वो एक पोकेमोन को पकड़ता है और उस पोकेमोन की मदद से टीम रॉकेट से वो चीज़ ले लेता है। बाद में वो जोकर अपना मास्क हटा के बताता है कि वो जैक जॉकी वॉकर है, जो पोकेमोन रेंजर का हिस्सा है और वो मारिया का भाई भी है। फिर जैकी बोलता है कि ये चीज़ बेहद खास है, ये एक प्राचीन पोकेमोन का अंडा है। तभी इस बीच कुछ पोकेमोन उन पर हमला कर देते हैं और जैकी देखता है कि फैंटम आ रहा होता है अपने प्लेन्स लेकर। फिर जैकी बोलता है कि यहाँ से हमें भागने में ही फायदा है। फिर वो वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर फैंटम इन्हें घेर लेता है। फिर हाथापाई में वो चीज़ मैं के पास आ जाती है और जैसे ही फैंटम मैं के पास जाता है, वो चीज़ फूट जाती है और हमें एक पोकेमोन दिखाया जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, इस पोकेमोन का नाम मैनिफी होता है। फिर वो वहाँ से उन्हें चकमा देके भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक टूटा फूटा कास्टल। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश और उनके दोस्त वहाँ पे जा रहे होते हैं और तभी मारिया के दादाजी वहाँ पे एक खुद दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ पे हमें कुछ मैनिफी की फ़ोटो दिखाई जाती हैं। फिर जैकी बताता है कि मैनिफी एक प्राचीन पोकेमोन है, जो कायगर को शांत करने के लिए और पानी के अंदर एक टेंपल की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। पानी के अंदर एक टेंपल है जिसका नाम टेंपल ऑफ द सी है। यह पानी के संतुलन और पानी के अंदर पोकेमोन को शांत करने के लिए है। फिर हमें दिखता है कि फैंटम के प्लेन्स भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और फैंटम उनका पीछा करते हुए वहाँ से जाने लगता है और हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है और हमें ऐश के पास दिखाया जाता है कि मारिया के दादाजी वहाँ पे एक शिप प्रोवाइड करते हुए दिखते हैं और वो वहाँ से कहीं दूर जाने लग जाते हैं, पर ऐश और उनके दोस्त को वहीं पे छोड़ देते हैं। वो इन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते। रॉकेट दिखाई जाती है जो फैंटम की प्लेन को साफ कर रहे होते हैं और टीम रॉकेट बोलती है कि वो अच्छा काम करते हैं साफ सफाई का, इसलिए वो उन्हें टीम में रख ले। काफ़ी फोर्स करने के बाद फैंटम राजी हो जाता है और टीम रॉकेट को रख लेता है।
जैसे वो वहाँ से जाने लगते हैं, मैनिफी रोने लग जाती है क्योंकि वो अभी अभी अंडे से बाहर निकली है और वो मैं को अपनी मम्मी समझती है। फिर मजबूरन उन्हें ऐश और उनके दोस्तों को लेना पड़ता है मैं की वजह से। फिर सफ़र में काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ वो टेम्पल ऑफ द सी के पास चलने लग जाते हैं। सब काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। करीब 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरा दिन हमें दिखता है कि मैं का रुमाल पानी में गिर जाता है और तभी फैंटम की शिप हमें वहाँ दिखाई जाती है जो मैं का रुमाल देख लेती है। पर वो वहाँ पे मैनिफी को भी देख लेती है क्योंकि मैनिफी उस मैं का रुमाल लेने लग जाती है। पर फैंटम ये सब देखते हुए भी मैनिफी को नहीं पकड़ता क्योंकि वो उनका पीछा करके टेम्पल ऑफ द सी के पास जाना चाहता है। फिर वो वक्त आता है जब वो टेम्पल ऑफ द सी के पास पहुंच जाते हैं और शिप पानी के अंदर होती है। और जैसे ही वो टेम्पल ऑफ द सी में एंट्री मारते हैं वो देखते हैं कि वो वहाँ पे सांस ले सकते हैं। जैसे ही ऐश और उनके दोस्त अंदर जाने लगते हैं उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखता कि वो कैसे जाएं। फिर फैंटम वहाँ पे आता है और एक खांसी निकालता है और उस छोटे से दीवार के सामने रख देता है और तभी एक दरवाज़ा खुलता है और फैंटम उस जगह चलने लग जाता है। और हमें दिखता है कि फैंटम जल्दी जल्दी करके सारे क्रिस्टल को निकाल रहा होता है पर ऐश और उनके दोस्त फैंटम को रोक रहे होते हैं। और जैकी आता है और फैंटम से सारे क्रिस्टल लेके वापस उसकी जगह रख देता है। पर फैंटम एक क्रिस्टल को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है पर अचानक टेम्पल के अंदर पानी आने के कारण वो क्रिस्टल उसके हाथ से गिर जाता है और फैंटम देखता है कि यहाँ पे पानी भरने वाला है इसलिए वो भागने लग जाता है और टीम रॉकेट भी फैंटम को देख के भागने लग जाती है। और जैकी ये देख के सभी को लेके शिप में चला जाता है और बचते हैं मैं और ऐश। ये दोनों मिलके उस क्रिस्टल को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें वो क्रिस्टल दिख जाता है पर पानी का लेवल ज़्यादा होने के कारण ऐश मैं और मैनिफी को और पिकाचू को जिस कैप्सूल में टीम रॉकेट आई थी उन्हीं कैप्सूल में वापस रख देता है और बोलता है कि तुम वहाँ पे सेफ रहोगे। और ऐश अकेले जाने लगता है उस क्रिस्टल के पास। और जैसे ही ऐश उस क्रिस्टल के पास जाने लगता है पानी का लेवल ज़्यादा होने के कारण वो उस जगह पे पहुंच नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। फिर मैं ऐश का नाम लेने लगती है और मैनिफी अपनी पावर के थ्रू मैं की आवाज़ ऐश तक पहुंचा देती है और ऐश को वापस हिम्मत आता है और वो वापस ऊपर जाके सांस लेके फिर नीचे आता है और उस क्रिस्टल को उठाता है और उसकी सही जगह रख देता है। फिर वो लोग ऐश को ढूंढ रहे होते हैं। सबको ऐश की चिंता होने लग जाती है पर जैसे ही सबमरीन वो ऊपर करते हैं अचानक फैंटम आता है और मैनिफी को पकड़ लेता है और भागने लग जाता है। फिर ऐश अचानक उस पानी से बाहर आता है और सबको दिखता है कि ऐश के चारों ओर एक फील्ड बंधी हुई रहती है येलो कलर की एनर्जी से जो वो हवा में उड़ सकता है और पानी के अंदर आराम से तैर और सांस ले सकता है। और मारिया और उनके दादाजी और सब समझ जाते हैं कि ऐश ने क्रिस्टल को सब सही जगह रख दिया इसलिए टेम्पल ऑफ द सी ने उसे एक अद्भुत पावर दी। काफ़ी भागने के बाद भी फैंटम के ऐश उसे पकड़ लेता है और उससे मैनिफी को ले लेता है। पर अचानक फैंटम की एक बड़ी सी सबमरीन आती है और उन पर हमला करने लग जाती है। तभी काइगर हमें दिखता है और काइगर आता है और उस पर हमला करने लगता है पर फैंटम के कुछ साथी पानी के अंदर एक अल्ट्रावायलेट साउंड छोड़ रहे होते हैं जिससे पानी के पोकेमोन का काफ़ी तकलीफ हो रही होती है और हमें दिखता है कि काइगर को भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी मैनिफी पानी के अंदर चली जाती है और वो अपनी शक्ति से सारे पोकेमोन और काइगर को शांत करती है और काइगर उठता है और एक सोलर बीम छोड़ता है जिससे फैंटम की शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है और फैंटम को पकड़ लिया जाता है। फिर हमें दिखता है कि ऐश की तरह बाकी सब भी उस येलो एनर्जी की पावर से मज़े कर रहे होते हैं। फिर अब बारी आती है इमोशनल सीन की। मैं मैनिफी को अब अलविदा कहने के लिए रेडी हो जाती है और मैनिफी वापस उस टेम्पल ऑफ द सी के पास चला जाता है। फिर हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।